सुमन सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही होती है, तभी उसके ससुराल वाले उसे एक के बाद एक आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। अरे बहू जल्दी मंदिर की सफाई कर दे, मुझे पूजा करनी है। जी माँ जी, बस अभी आई नाश्ता बनाकर। सुमन, तुमने मेरी घड़ी कहाँ रख दी है? मिल ही नहीं रही। अरे ढूंढ दो ना जल्दी से। भाभी मेरी नई सैंडल कहाँ रखी है? अलमारी में या स्टोर रूम में? सुमन परेशान होकर कमरे से बाहर आती है और सभी का सामान लाकर उन्हें देती है और फिर गुस्से में सोफे पर बैठ जाती है। अरे बहू बैठ क्यों गई? मंदिर साफ कर दे, फिर बैठती रहियो आराम से। माँ जी, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। एक के बाद एक काम बोले जा रहे हैं आप लोग। अरे थोड़े काम आप लोग खुद भी तो कर लिया कीजिए। बस अब इस बुढ़ापे में तू मुझसे काम करवा ले बहू। कलयुग है, घोर कलयुग। माँ जी, ये ताने देने से अच्छा है कि आप घर के कामों में मेरी मदद के लिए एक काम वाली ले आओ। काम वाली? अरे भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? हमने घर में कभी काम वाली नहीं रखी। अरे कभी नहीं रखी तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं रखेंगे। नौकरानी आएगी तो थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा। ऐसा है बहू कि यह काम करने की उम्र है, जब मेरी उम्र में आएगी ना तब आराम कर लियो। अभी जा मंदिर साफ कर दे, मैं फूल लेकर आती हूँ। इससे पहले कि सुमन कुछ कहती, तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। क्या मुसीबत है, एक काम वाली नहीं रखी जा रही इनसे। पर मैं तो नौकरानी ला कर रहूँगी घर में। सुमन ठान चुकी थी कि घर में नौकरानी ला कर रहेगी। कहते हैं ना कि एक बार ठान लो तो कुछ मुश्किल नहीं। जैसे तैसे सुमन घर में नौकरानी लाने के लिए सबको मना लेती है और घर में एंट्री होती है पहली नौकरानी रज्जो की। नमस्ते मेम साहब, मैं रज्जो। झाड़ू, खटका, बर्तन, कपड़ा, साफ सफाई सब करेगी, सिवाय संडास साफ करने की। वो अपने बस का नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पगार कितना लेगी ये पहले बता, क्योंकि हम महीने के 7,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। क्या महिला 7,000? अरे रज्जो 10,000 से कम में कहीं काम पकड़ती ही नहीं। मैं काम वाली मेम साहब, कम से कम काम के हिसाब से तो पगार दो। ठीक है, मिल जाएंगी तुम्हें 10,000। बस तुम छुट्टी कम करना और तुम ना आज से ही काम शुरू कर दो। अरे बहू ये क्या कह रही है तू? माँ जी, आप पहली बार काम वाली रख रही हो ना, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। इससे ज़्यादा पैसे देकर रखते हैं लोग काम वाली। ठीक है बहू, जैसा तू ठीक समझे। इसको बोल पहले मेरे लिए कड़क चाय बना कर लाए, सर में दर्द उठ रहा है अचानक। हाँ मेम साहब, अब बिच बना कर लाती है। रसोई किधर है? सुमन रज्जू को रसोई दिखाती है और काम के बारे में भी सब कुछ बता देती है। रज्जू भी अपना काम करना शुरू कर देती है। एक रोज़ रज्जू रात का खाना बनाती है तो उसके बनाए हुए खाने की सब तारीफ करते हैं। वाह भाभी, क्या काम वाली ढूंढी है आपने। मतलब रज्जो, तुम्हारे हाथ में ना बहुत स्वाद है। बिल्कुल सही कहा, आज तो मैंने पेट भरकर खाना खाया है। क्या रोज़ आधा पेट खाना खाता था क्या तू? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस। अरे चुप करना लायक, घर में नौकरानी क्या आ गई, सब पगला गए हैं। जाओ अपने अपने कमरे में। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सुमन बर्तन लेकर रसोई में जा रही होती है तो माला उसे टोक देती है। बहू मेरी बात सुनी नहीं या फिर सुनकर भी अनसुनी कर रही है? माँ जी, मैं बर्तन धुलवाने में रज्जू की मदद कर देती हूँ, आप सो जाइए ना। सुमन रज्जू के साथ काम करवाने लगती है। अब घर में नौकरानी तो आ गई थी, लेकिन सुमन की काम करने की आदत नहीं गई थी, जिसके चलते नौकरानी के आधे से ज़्यादा काम वो खुद ही कर दिया करती थी और रज्जू कभी बैठकर फ़ोन चलाती तो कभी घंटों टीवी देखा करती। एक रोज़ पड़ोसन विमला घर आती है तो रज्जू मज़े से टीवी देख रही थी। अरे क्या नाम है तेरा? ज़रा अपनी मालकिन को आवाज़ तो लगा। काईकू रे, तेरे को जोर से बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है क्या? खुद बुला ले, मैं बिजी है। हाय हाय, पहले काम वाली रखी, वो भी बिल्कुल बदतमीज़। माला कहाँ है? अरे विमला, तू बड़े दिनों बाद आई, आ जा बैठ जा, मैं पानी लाती हूँ। हे भगवान, काम वाली के होते तू क्यों पानी लाएगी? इससे बोल ये लेकर आएगी। अरे हाँ सही कह रही है तू। अरे क्या करूँ, छोटे मोटे काम तो खुद ही करने की आदत है। ए रज्जो, ज़रा चाय पानी ले आ विमला के लिए। हाँ हाँ ला के देती है ना, 2 पल का चैन नहीं है बुढ़िया को। रज्जू बड़बड़ाते हुए चली जाती है तो विमला उसे घूरने लगती है। माला एक बात बता, तेरी बहू ने काम वाली रखी है या मालकिन?
मतलब कुछ देर पहले मैंने छत पर सुमन को कपड़े सुखाते देखा। सुबह बाहर झाड़ू भी वही लगा रही थी। अरे जब सब काम वही करती है तो काम वाली क्या मंजीरा बजाने के लिए रखी है? अब क्या बताऊं विमला, बहू ने सबको मना कर काम वाली तो रख ली, लेकिन वो भी कहाँ खाली बैठती है, कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। तब भी रज्जो दोनों के लिए चाय लेकर आती है। अब 3 महीने हो जाने पर रज्जो माला से अपनी पगार बढ़ाने को कहती है। मेम साहब मेरी पगार बढ़ा दो, इतने पगार से मेरा काम नहीं चल रहा। अरे तू काम ही क्या करती है जो तेरी पगार बढ़ा दूं? मैं काम नहीं करती तो क्या पड़ोस वाली आती है काम करने को? हाँ मेम साहब आई सब पगार बढ़ाने में आप किच किच काय को कर रही है? दोनों के बीच में बात चली रही थी कि तभी वान्या अपने कपड़े लेकर आती है और रज्जो को धोने के लिए पकड़ा देती है। रज्जो, तुमने मेरे कमरे से गंदे कपड़े क्यों नहीं उठाए? जाओ अब इन्हें धो दो। पहले मेम साहब को बोलो कि पगार बढ़ाए फिर में कपड़े धोएगी। अरे ये क्या बात हुई? बात यही छे, पगार बढ़ाओ काम करवाओ। रज्जो सोफे पर कपड़े पटक कर चली जाती है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। अब बीते समय के साथ रज्जो को कोई भी काम कहते तो वो पगार बढ़ाने की बात उठाकर घंटों बहस करती और काम वैसा का वैसा ही पड़ा रहता, जिससे पूरा घर परेशान हो जाता है। एक रोज माला बाजार से लौट रही थी, तब विमला उसे टोकती है। अरे माला, काम वाली के होते हुए तू बाजार के चक्कर क्यों लगा रही है? अरे विमला, उसकी बात तो तू ना ही करता अच्छा है। अरे फालतू में कुछ काम नहीं करती और कुछ भी कहो तो बस पगार बढ़ाने की बात करती है। अब तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तेरी इस परेशानी का इलाज ना मैं अच्छे से जानती हूँ, तू चिंता मत कर, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। विमला माला के कान में कुछ कहती है। अगले दिन विमला दूसरी काम वाली को लेकर घर आती है, जिसे देखकर रज्जो हैरान रह जाती है। देखो, इस घर में काम करना है तुम्हें, पगार समय पर मिलती रहेगी, बस काम अच्छे से करना। अरे क्या काम अच्छे से करना? हाँ मेरे होते हुए घर में दूसरी काम वाली की क्या जरूरत है? अरे मेम साहब आप ही बोलो ना कुछ। अब मैं क्या बोलूं? तू तो पगार बढ़ाओ का राग गाने लगेगी, फिर घर में दूसरी काम वाली तो आएगी ना, और ये तो तेरे से कम पगार में काम करने को भी राजी है, इसलिए अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध ले रज्जो। रज्जो अपना काम छीनते हुए देखकर घबरा जाती है। मेम साहब ऐसा मत करो, मेरे से मेरा काम मत छीनो। मैं ना अब अच्छे से काम करेगी और ठीक समय पर ही पगार बढ़ाने की बात करती है। अरे अपन वादा करते हैं, पक्का प्रॉमिस। देखा माला, अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। सौरव ने सीमा और रेखा से शादी की है। सीमा और रेखा दोनों की ही माँ नहीं है, इसलिए वो अपनी सास सुलेखा को ही माँ मानती है, लेकिन एक दूसरे से बहुत चिढ़ती हैं। रेखा ये नहीं चाहती कि उनकी सास सीमा को ज्यादा प्यार दे, और सीमा का भी यही हाल है। सास के अलावा दोनों सौरव को भी मुट्ठी में करना चाहती है। एक दिन रेखा सोकर जल्दी उठी। माँ जी देखिए ना, सूरज सर पर चढ़ाया है और सीमा अभी तक सो रही है। अरे कोई बात नहीं, जब उठ कर आएगी तो मैं समझा दूंगी कि कल से जल्दी उठ जाए। अरे माँ जी आप कितने सालों से समझा रही हो, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं बैठती, एक नंबर की आलसी है। बहू, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते, गलत बात होती है। माँ जी आप तो उससे कुछ भी नहीं बोलती, आप उसे ही ज्यादा प्यार करती हैं, मुझसे नहीं करती प्यार। अरे बहू, मैं तो दोनों से ही प्यार करती हूँ। अब बोल तो रही हूँ ना कि बात करूंगी उससे जाकर, और कैसे बोलूं? सौरव को ऑफिस जाने में देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दे। रेखा नाश्ता बनाने चली जाती है। इतने में सीमा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है तो सुलेखा उसे देखते ही कहती है, क्या बहू, हो गई तेरी सुबह? माँ जी मुझे बुखार आ रहा है, इसलिए उठने में लेट हो गई। अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। सुलेखा सीमा को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है, लेकिन रेखा को ये कहाँ बर्दाश्त था कि उसकी सास सीमा को ज्यादा प्यार करे, इसलिए वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, माँ ना आजकल उस सीमा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है और मुझसे तो बात करने का भी समय उनके पास नहीं है। अरे तो क्या हुआ? उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है ना? याद करो,
2 महीने पहले जब तुम्हें जॉन्डिस हुआ था तो माँ ने तुम्हारी कितनी देखभाल की थी। और सीमा को तो हल्का सा बुखार है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप तो रहने ही दो। आप दोनों ना सीमा से ही ज्यादा प्यार करते हो। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है इस घर में। सौरव रेखा को बहुत समझाता है। कुछ दिन बाद सीमा ठीक हो जाती है और घर का काम संभालने लगती है। एक दिन सीमा जब खाना बना रही होती है तब उसकी सास उसके पास आती है। बहू बन गया खाना? हाँ माँ जी, बस बन ही गया। माँ जी, आपको पता है ना, रेखा सुबह से मंदिर का बहाना बनाकर निकली है और दोपहर होने को आई। कुछ अता पता नहीं है उसका। गलत बात सीमा बहू, उसे कहीं जाने के लिए बहाना बनाने की क्या जरूरत। मैं उसे या तुम्हें कहीं भी जाने से नहीं रोकती। वो मंदिर ही गई है, आ जाएगी अभी। माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो आए तो आप उससे बोले कि कहीं जाए तो जल्दी आने की कोशिश करे। अच्छा बाबा, अच्छा, मैं समझा दूंगी उसे। बस आप जल्दी से अपना काम खत्म कर ले। ये बोलकर सुलेखा वहां से चली जाती है। तब सीमा सोचती है, माँ तो बस रेखा से ही प्यार करती है, मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता। इसी तरह सीमा और रेखा एक दूसरे के खिलाफ कभी अपनी सास को तो कभी अपने पति को भड़काती रहती हैं। लेकिन सौरव और सुलेखा घर की दोनों बहुओं को खूब समझाते हैं पर उन दोनों पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह दोनों बहुओं में जंग छिड़ जाती है। पहले मैं किचन में आई थी तो नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। पहले किचन में आई थी तो क्या किचन तुम्हारा हो गया? सुबह जल्दी मैं उठी थी। अरे पता है, वो तो मैं मंदिर चली गई थी, इसलिए किचन के अंदर आने में देर हो गई। ज्यादा सती सावित्री बनने का ना नाटक मत करो। मुझे पता है तुम मंदिर के बहाने कहाँ घूमने जाती हो ताकि घर का काम ना करना पड़े। तुम भी आए दिन बीमारी का नाटक करती हो ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी पड़ी आराम करती रहो और घर के काम से तुम्हें आज़ादी मिल जाए। दोनों के लड़ने की आवाज सुनकर सौरव और सुलेखा किचन में जाते हैं और उनकी लड़ाई शांत करवाते हैं। अरे किस बात पर महाभारत हो रही है तुम दोनों में? माँ, मैंने तो बस इतना कहा कि नाश्ता मैं बनाऊंगी, तो ये मुझसे बोल रही है कि मैं बीमार होने का नाटक करती हूँ। माँ जी के सामने ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। माँ जी ये मुझसे बोल रही है कि मंदिर जाने के बहाने मैं घूमने जाती हूँ। तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना कब बंद करोगी? अरे नाश्ता बनाना है तो मिलकर बना लो, इसमें लड़ने की क्या बात है? मैं भी तो कब से यही बोल रही हूँ। 10 बार समझाया है दोनों को कि सौतन बन के नहीं, बहने बन के रहा करो। चलो रेखा, तुम चाय बनाओ सबके लिए और सीमा तुम नाश्ता तैयार करो। सुलेखा दोनों को एक एक काम देकर चली जाती है। सौरव अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे लगता है कि 2-2 शादियाँ करके मैंने गलती की। इन दोनों की लड़ाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बेटा, दोनों की माँ नहीं है ना, इसलिए ये दोनों मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं और मुझसे भी ऐसा ही चाहती है कि मैं इन दोनों को अपनी बेटी समझूं। माँ, आप समझती तो हो ही ना अपनी बेटी, बल्कि आप तो मुझसे ज्यादा इन दोनों को प्यार करती हो। सुलेखा सौरव के सर पर हाथ मारते हुए कहती है, बस कर, अब तू मत शुरू हो जा। मैं तुम तीनों को ही बराबर प्यार करती हूँ। एक दिन सुलेखा सौरव की बर्थडे पार्टी में बहुत सारे मेहमानों को बुलाती है और अपनी बहुओं से कहती है, सीमा, रेखा, आज घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों सौरव की बर्थडे पार्टी में मेहमानों के सामने झगड़ा करो। लेकिन सीमा और रेखा अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सास के लाख समझाने के बाद भी दोनों ने मेहमानों के सामने बहुत झगड़ा किया। दोनों ने अपनी सास और पति की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। इस बात से परेशान होकर सुलेखा ने दोनों से कहा, तुम दोनों को कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम दोनों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं तुम दोनों को इस घर में नहीं रख सकती। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं आज के बाद आपकी सारी बात मानूंगी। हाँ माँ जी, सीमा ठीक कह रही है। अब तुम दोनों के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अब से तुम दोनों अलग अलग घर में रहोगी। 3 दिन सौरव रेखा के साथ रहेगा और 3 दिन सीमा के साथ। एक दिन तुम सब मेरे साथ रहोगे। नहीं माँ, मैं इन दोनों के साथ नहीं रह सकता, मैं आपके साथ रहूंगा। बेटा, तुम्हें इन दोनों के साथ ही रहना होगा। माँ जी मेरी माँ नहीं है, मैंने हमेशा आपको ही माँ माना है, मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। माँ जी, मैंने भी हमेशा अपनी माँ की तरह आपकी पूजा की है, हमें माफ कर दीजिए।
अगर तुम दूसरे लोगों के सामने इस तरह ना लड़ती तो मैं कभी तुम्हें अलग अलग नहीं रहने देती। मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। इस तरह सुलेखा ने लड़ाई से बचने के लिए अपनी बहुओं को अलग अलग घर दे दिया। दोनों बहुओं का उस घर में मन नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें अपनी माँ समान सास की याद बहुत सताती थी। रमा और सुदेश की एक बेटी थी रीमा, और उनके साथ रीमा की ननद की बेटी सिया भी रहा करती थी। रीमा और सिया का जन्म एक ही दिन हुआ था, लेकिन सिया के जन्म के कुछ दिन बाद ही सिया के माँ और पापा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसकी वजह से सिया की जिम्मेदारी रमा और सुदेश पर आ गई थी। सिया के माँ और पापा यानी कि रमा की ननद बहुत पैसे वाली थी, और उसकी मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी को मिलनी थी। लेकिन न जाने क्यों रमा अपनी सगी बेटी रीमा से ज्यादा ननद की बेटी सिया से प्यार करती थी। अरे सिया, कॉलेज जा रही हो? ये लो, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। माँ मुझे भी पैसे दो ना, लास्ट मंथ भी आपने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी थी। अरे क्या पैसे पैसे लगा रखे हैं? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? जाओ चुपचाप जाकर पढ़ाई करो, सारा दिन बस मस्ती करनी है इसे। माँ मैं आपकी सगी बेटी हूँ और ये सिया बुआ की बेटी है, फिर भी आप इसे प्यार करती हैं और मुझे हमेशा डांटती रहती है। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। अरे सिया के माँ बाप नहीं है, इसलिए अगर उसे ज्यादा प्यार कर दिया तो क्या बिगड़ गया? बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है। और रीमा, तुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तेरे पास तो सब कुछ है ना, मम्मी पापा। मैंने तो कभी अपने मम्मी पापा को देखा तक नहीं। रीमा नाराज होकर कॉलेज चले जाती है और सिया भी। शाम के वक्त जब दोनों कॉलेज से लौट कर आती हैं तो रमा उन्हें अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मामी, आपने बुलाया? क्या हुआ माँ, आप आवाज क्यों दे रही थी? अरे ये देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की नई शॉप खुली है ना, वहां से ये नेकलेस लेकर आई हूँ। पसंद है तुम दोनों को? वाह माँ, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मामी ये ना मेरी ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। नहीं माँ, ये नेकलेस मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये नेकलेस ना सिया तुम रख लो, और रीमा तुम ये ब्रेसलेट ले लो। थैंक यू मामी, आप बहुत अच्छी हैं। आई हेट यू माँ, अब सारी चीजें सिया को दे देती है और मुझे आप सगी बेटी होने के बाद भी प्यार नहीं करती। आपको अपनी सौतेली बेटी ही ज्यादा प्यारी लगती है। तभी सुदेश वहां पर आ जाता है। वो रीमा की बात सुन लेता है। रीमा और सिया के वहां से जाने के बाद, मैं तुमसे जानने की कोशिश शुरू से कर रहा हूँ कि तुम रीमा से ज़्यादा प्यार सिया से क्यों करती हो। देखो रमा, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरी बहन की बेटी को माँ की तरह प्यार करती हो, लेकिन अपनी सगी बेटी को प्यार ना करना ये भी तो सही नहीं है ना। मुझे मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत। एक तो मैं तुम्हारी बहन की बेटी को इतना प्यार करती हूँ, ऊपर से मुझसे ही सवाल करते हो। कुछ दिनों के बाद, हमारी बेटियां अब शादी के लायक हो गई हैं, इनके लिए लड़के देखने होंगे। आप चिंता मत करिए, मैंने तो सिया के लिए एक लड़का देख रखा है। बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है और सैलरी तो पूछो ही मत। और रीमा के बारे में क्या ख्याल है? अरे उसका क्या है, उसे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। कैसी बात करती हो रमा, हमारी अपनी बेटी है वो, उसके लिए भी कुछ सोचो। तुम भी ना कोई और माँ होती तो पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती। अरे तो आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए ना। एक दिन ऑफिस से लौटकर आने के बाद, रमा, आज मेरी वकील से बात हुई थी। सिया के माँ बाप की प्रॉपर्टी अब उसके नाम करवाने का वक्त आ गया है। हाँ ये तो अच्छी बात है, जल्दी से ये काम करवा दो, बच्ची को उसके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। मामी आप कितनी अच्छी है, आपको कुछ नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आपने मुझे कितने प्यार से रखा। अब क्या बताऊं बेटा, मेरा तो दिल ही ऐसा है। और फिर सिया को अपने माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। रमा सिया की शादी पक्की करवा देती है। शादी से एक दिन पहले रमा सिया से बात करती है। अरे सिया, लाओ बेटा अपनी प्रॉपर्टी के पेपर, अपनी माँ को दे दो।
माँ माँ नहीं मामी, लेकिन ठीक ही तो है। वैसे आपने मुझे माँ से ज़्यादा ही प्यार किया है। रमा, हमें प्रॉपर्टी के पेपर्स का क्या करना है? शादी के बाद सब कुछ सिया और उसके पति का है। अरे ये क्या बात हुई? हमारा इस पर पूरा हक है, हम इसके माँ बाप हैं। आप सिया की नहीं, मेरी माँ है। अरे तू चुप कर। ठीक है तो कह रही है रीमा, चुप क्यों करा रही है उसे? आप समझ क्यों नहीं रहे? इस प्रॉपर्टी पर हमारा हक है क्योंकि इस पर हमारा नाम है और सिया हमारी सगी बेटी है। अरे रमा, क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? हमारी सगी बेटी रीमा है, सिया की प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी खुद की है। लगता है आज मुझे सच बताना ही पड़ेगा। कैसा सच? यही सच है कि मेरी सगी बेटी रीमा नहीं बल्कि सिया है, और उस हिसाब से अब इसकी प्रॉपर्टी पर मेरा पूरा हक है। ये तुम क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? अपनी ही सगी बेटी को पराया करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे कैसी शर्म और कैसी सगी बेटी? रुको तुम, मेरे पास सबूत है कि ये रीमा तुम्हारी बहन की बेटी है और सिया मेरी अपनी। कहीं इसी वजह से तो आप सिया को ज़्यादा प्यार नहीं करती माँ? माँ नहीं मामी कहो, मैं तुम्हारी मामी हूं। मैंने सबसे झूठ बोलकर तुम्हें अपनी सगी बेटी बनाकर रखा, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। क्या? पर आप मुझे हमेशा कहती थी कि मैं आपकी नहीं बल्कि किसी और की बेटी हूँ। तो आपने ऐसा क्यों किया मामी? अब मेरा मतलब माँ। जवाब दो रमा, यह खेल तुमने क्यों खेला? प्रॉपर्टी के लिए। जब रीमा और सिया का जन्म एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन हुआ और उसके बाद तुम्हारी बहन की मौत हो गई, तो मैंने बच्चे बदल दिए, क्योंकि मैं जानती थी कि इसे पालने की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आएगी। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें क्या मिला रमा? अरे मिलना क्या था? मुझे पता था कि मेरी ननद की सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चे के नाम होगी, इसलिए मैंने अपनी सगी बेटी को ननद की बेटी बनाकर रखा। और किस्मत से कुछ दिन बाद तुम्हारी बहन के पति की मौत हो गई और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ये आपने ठीक नहीं किया मामी। हाँ माँ, रीमा ठीक कहती है, ये आपने ठीक नहीं किया, और इसलिए मेरी शादी होने से पहले मैं ये सारे पैसे रीमा के नाम कर दूंगी। अरे ये क्या बक रही है? तू मेरी अपनी बेटी है बच्चा, मेरी बात नहीं मानेगी? अपनी माँ की बात नहीं मानेगी तू? नहीं माँ, आपकी इस चाल में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। थैंक यू सिया बेटा, तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत खुश हूं, लेकिन रमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी।